वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग बीबीडी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के एक पेपर एडवांस अकाउंटेंसी के एक अध्याय कंपनियों का एकीकरण के अंतर्गत क्रय की प्रकृति के एकीकरण के अंतर्गत क्या लेखांकन किया जाएगा, इसकी चर्चा एक उदाहरण के माध्यम से करूंगा। आपकी स्क्रीन पर ये उदाहरण का एक पार्ट आ रखा है, मैं पढ़ता हूँ, आप देखें। 31 मार्च 2016 को एक्स लिमिटेड तथा वाई लिमिटेड के चिट्ठे इस प्रकार हैं। चिट्ठों में मुख्य रूप से शेयर कैपिटल दे रखी है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, खाली शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में शेयर का नेचर डिफाइंड नहीं है, वेदर इट इज इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। लायबिलिटी साइड में बाई कंपनी के चिट्ठे में लिखा रखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड, यानी वाई लिमिटेड ये कहती है कि हमने 20,000 रुपये का लोन एक्स से लिया है। तो जाहिर सी बात है, हम एसेट साइड देखेंगे तो एक्स लिमिटेड के चिट्ठे में वाई एसेट साइड पर होगा। देन करंट लायबिलिटी में है ट्रेड पेबल्स हैं, उसमें क्रेडिटर्स और बीपी। तो क्रेडिटर्स दोनों कंपनियों के और बीपी केवल जो है वो है वाई लिमिटेड का है। चिट्ठे का आधा पक्ष आपकी स्क्रीन पर है। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टेंजिबल में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,40,000 5 लाख दिखा रखी है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में लोन टू वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड की बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष पर दिखा रखा था लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड। तो जाहिर सी बात है, एक्स कंपनी के एसेट साइड पर दिखा रखा है लोन टू वाई लिमिटेड। इसके नीचे करंट एसेट्स में इन्वेंट्री के रूप में स्टॉक है, ट्रेड रिसीवेबल्स के रूप में सन्ड्री डेटर्स और बीआर में यहाँ दिखा रखा है 10,000 रुपये और वहाँ बीपी दिखा रखा था। और नीचे बैंक बैलेंस एक्स लिमिटेड का नहीं है, केवल वाई लिमिटेड का बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है। इस तरह से 3,60,000 रुपये चिट्ठे का योग है एक्स लिमिटेड का, 6,20,000 रुपये योग है वाई लिमिटेड का। फिर नीचे कहते हैं एक्स लिमिटेड के लेनदारों में ₹10,000 की मत सम्मिलित है जो वाई लिमिटेड को दिए है, यानी एक्स लिमिटेड के यह क्रेडिटर्स हैं और वाई लिमिटेड के डेटर्स हैं 10,000 रुपये। इसी प्रकार वाई लिमिटेड के बीपी 4,000 रुपये की एक मद है जो एक्स लिमिटेड को, तो वाई लिमिटेड की बीपी और एक्स लिमिटेड की जाहिर सी बात है वो बीआर में सम्मिलित होगी। फिर वो आगे कहते हैं यह आपको देते हैं कि वाई लिमिटेड निम्नलिखित शर्तों पर एक्स लिमिटेड का 1 अप्रैल 2016 से क्रय करने को सहमत हुई। नंबर पहला है वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड के एक अंश के बदले 10 रुपये वाला एक पूर्ण प्रदत्त इक्विटी अंश 10% प्रीमियम पर निर्गमित करेगी। अभी जब बैलेंस शीट अपन ने देखी तो वहाँ 2 लाख रुपए की शेयर कैपिटल थी और 10% प्रीमियम पर, तो जाहिर सी बात है परचेज कंसिडरेशन के रूप में 2,20,000 रुपये इशू करेगी। एक्स लिमिटेड के श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष को वाई लिमिटेड के द्वारा नहीं लिया जाएगा। अन्य संपत्तियां एवं दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाएगा। संविलियन के बाद वाई लिमिटेड द्वारा अंतः कंपनी देनदारियों को रद्द कर दिया जाएगा। आपसे कहते हैं एक्स लिमिटेड की पुस्तकों में वसूली खाता तथा वाई लिमिटेड का खाता बनाइए और वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि और व्यापार क्रय के पश्चात का चिट्ठा दीजिए। यहाँ इंपॉर्टेंट बात एक चीज यह है कि जब क्रेता कंपनी विक्रेता कंपनी को खरीद लेती है तो क्रय के पश्चात यदि दोनों कंपनियों की मध्य क्रय से पूर्व यदि कोई अंतः कंपनी व्यवहार हुए हों तो उन अंतः कंपनी व्यवहारों को रद्द कर दिया जाता है। तो यहाँ इन्होंने बिंदु संख्या 4 में लिख दिया है कि संविलियन के बाद वाई लिमिटेड द्वारा, चूंकि एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने क्रय किया है यहाँ पर, तो ये अंतः कंपनी व्यवहारों को रद्द करेंगे। दूसरी बात जो आती है कि भाई यह एकीकरण किस प्रकृति का है, तो यह एकीकरण किस प्रकृति का है, बिंदु संख्या 2 में इसका साफ साफ लिखा है कि एक्स लिमिटेड के श्रमिक क्षतिपूर्ति कोष को वाई लिमिटेड द्वारा नहीं लिया जाएगा। जैसा आपको जब विलय की प्रकृति और क्रय की प्रकृति के एकीकरण का जब अर्थ परिभाषाएं पढ़ाई थी तो वहाँ बताया था आपको
कि भाई विलय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी की समस्त संपत्तियां, समस्त दायित्व संचय सहित क्रेता कंपनी ले लेती है, लेकिन क्रय की प्रकृति के एकीकरण में वह समस्त संपत्ति, समस्त दायित्वों को ले आवश्यक नहीं है और आपसी सहमति से जिन संपत्ति दायित्वों को लेना चाहे वह उनको ले सकती है। और संचय को क्रय की प्रकृति के एकीकरण में क्रेता कंपनी नहीं लेती है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा कि नहीं लिया जाएगा, इसका मतलब एक भी संचय छोड़ा, एक भी संपत्ति छोड़ी, वो अपने आप में इस बात को समझने के लिए, इंगित करने के लिए पर्याप्त है कि यह एकीकरण क्रय की प्रकृति का है। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि भाई यहाँ क्रय प्रतिफल 2,20,000 रुपये का है। यहाँ क्रय प्रतिफल जो है वह 2,20,000 रुपये का है। तो हम जब व्यापार क्रय की एंट्री करें तो सबसे पहली बात यह है कि विक्रेता कंपनी की जब पुस्तकों में एंट्री करेंगे तो विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में सीधी समस्त संपत्ति दायित्वों को लिया है, लिहाजा सारी संपत्तियों को विक्रेता कंपनी रिलाइजेशन में ट्रांसफर करेगी। एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट DR2, और जब एंट्री को पोस्ट करेंगे रिलाइजेशन अकाउंट में तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 240, लोन फ्रॉम लोन टू वाई लिमिटेड 20,000, डेटर्स 50,000, BR 10,000, स्टॉक है आपका 40,000, और करंट लाइबिलिटीज के रूप में क्रेडिटर्स था तो एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट DR2 रियलाइजेशन 60,000 रुपये। इसके बाद परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री कर दी। वाई लिमिटेड जो है DR, चूँकि परचेजिंग कंपनी वाई लिमिटेड है, 2,20,000 टू रियलाइजेशन, एंड देन लास्ट रियलाइजेशन का जो लॉस है वह शेयर होल्डर्स के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी शेयर होल्डर्स अकाउंट DR2 रियलाइजेशन 80,000 रुपये। वाई लिमिटेड के चिट्ठे में दिखाए हुए जनरल रिजर्व, शेयर कैपिटल और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड चूँकि उसने नहीं लिया है, एक्स लिमिटेड के ये जो अंश पूंजी, सामान्य संचय और वर्कमैन कंपेंसेशन फंड को वाई लिमिटेड ने नहीं लिया है, लिहाजा उसे एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट DR, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट DR2, शेयर होल्डर्स अकाउंट, तो शेयर होल्डर्स के क्रेडिट में आ गए। जो लॉस था रियलाइजेशन का वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो शेयर होल्डर्स अकाउंट DR2 रियलाइजेशन 80,000। और चूँकि हमने व्यापार क्रय की एंट्री करी थी, व्यापार परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की, एक तरह से यूँ कहें, व्यापार क्रय ना कह के परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो एंट्री करी थी हमने वाई लिमिटेड अकाउंट DR2 रियलाइजेशन, तो वाई लिमिटेड के खाते में डेबिट पक्ष पे लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, वहाँ क्रेडिट साइड पे लिख देंगे वाई लिमिटेड। और दूसरी एंट्री इस परचेज कंसिडरेशन को लेंगे तो यहाँ पर वाई लिमिटेड से शेयर मिलेंगे, तो हम कर देंगे शेयर्स इन वाई लिमिटेड अकाउंट DR2 वाई लिमिटेड, और यह क्रय प्रतिफल लेने की 2,20,000 रुपये क्रेडिट करेंगे। अब हम बात करते हैं क्रेता कंपनी वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि की। चूँकि इन्होंने हमें अलग से कोई मूल्य नहीं दिया हुआ है, किस संपत्ति को, किस दायित्व को किस मूल्य पर लिया हुआ है, केवल कहा समस्त संपत्ति दायित्वों को लिया, उस लिहाज से हम इनको पुस्तक मूल्य पर ट्रांसफ़र मान लेंगे, और पुस्तक मूल्य के आधार पर हम एक्स लिमिटेड की ये जो संपत्तियां हैं, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लोन, डेटर्स, BR, स्टॉक, इन सबका टोटल करेंगे। यह टोटल होगा 3,60,000, और क्रेडिटर्स लिए 60,000 के, तो नेट एसेट्स बची 3 लाख की, और 3 लाख रुपए की शुद्ध संपत्तियों को वाई लिमिटेड के द्वारा लिया गया 2,20 में, तो लिहाजा 3 लाख की चीज़ 2,20 में खरीदी, फ़ायदा होता है, और वह जैसा मैंने थ्योरी में बताया था पूर्व में कि वह अंतर राशि जो है कैपिटल रिजर्व के रूप में क्रेडिट की जाएगी। तो ये व्यापार क्रय की एंट्री वाई लिमिटेड करेगी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट DR, लोन्स टू वाई लिमिटेड अकाउंट DR, डेटर अकाउंट DR, BR, स्टॉक अकाउंट DR, टू क्रेडिटर्स 60,000, टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड 2,20,000, और अंतर राशि जो है फायदे वाली जो है लाभ जो हुआ इसको टू कैपिटल रिजर्व। अगली एंट्री व्यापार क्रय के बाद क्रेता कंपनी के द्वारा विक्रेता कंपनी के लिक्विडेटर को भुगतान करने की है। भुगतान करेंगे तो एंट्री जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। जैसा आपने पहली स्लाइड जिसमें क्वेश्चन फिगर आपको दिखाए थे, उस क्वेश्चन फिगर की स्लाइड में हमने देखा
कि दोनों ही कंपनियों के चिट्ठे में जो अंश थे वो 10 रुपए वाले थे। तो जो विक्रेता कंपनी एक्स लिमिटेड थी उसकी 2 लाख रुपए की पूंजी में 10 का भाग लगा है, 20,000 शेयर। तो 20,000 के बदले वही 10 रुपए वाले शेयर अब मिलने, उसको 20,000 2 लाख रुपए की पूंजी और 10% प्रीमियम पर मिलने थे, लिहाजा 2,20,000 रुपए का ये पेमेंट हो गया। इसके बाद अगली 3 एंट्री जो है वह अंतः कंपनी व्यवहारों को रद्द करने से संबंधित है। अंतः कंपनी व्यवहार का शाब्दिक अर्थ है कि क्रेता और विक्रेता, या सिंपल रूप से हम कहेंगे 2 कंपनियों के मध्य पारस्परिक रूप से होने वाले व्यवहार अंतः कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। यहाँ पर अंतः कंपनी व्यवहार का मतलब क्रेता और विक्रेता कंपनियों के मध्य आपसी रूप से, पारस्परिक रूप से दोनों के मध्य होने वाले व्यवहार अंतः कंपनी व्यवहार कहलाते हैं। अब प्रश्न यह है कि अंतः कंपनी व्यवहारों को रद्द करना क्यों आवश्यक है। तो संक्षेप में आप ये समझिए कि भाई एक्स लिमिटेड को 2 लाख रुपए वाई लिमिटेड को देने हैं, सपोज मान लें, या इस तरह से इस एग्जांपल में यहां ले लीजिए कि भाई आपके क्वेश्चन फिगर में दिखा रखा था कि वाई लिमिटेड कह रही थी कि हमने एक्स लिमिटेड से लोन लिया, लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड 20,000, यानी वाई का यह दायित्व है 20,000 रुपए। तो एक्स की संपत्ति है, तो लिहाजा एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में दिखा रखा था लोन टू वाई लिमिटेड 20,000 रुपए। एक्स की एसेट्स है, वाई की लाइबिलिटीज है। लेकिन जब एक्स कंपनी को वाई कंपनी ने खरीद लिया, यानी एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को खरीद लेती है और दोनों के मध्य यदि कोई पारस्परिक व्यवहार हो, तो ऐसी स्थिति में खरीदने के पश्चात वह संपत्ति या दायित्व क्रेता कंपनी के पास आ जाता है। ऐसी स्थिति में उस व्यवहार की वैल्यू अब शून्य हो गई। जब लोन टू वाई लिमिटेड के नाम से जो एक्स की एसेट थी, उसको ऊपर जो आप एंट्री अभी आपने की उसमें आप देखें ये सेकंड नंबर पर आपको दिखा रखा है लोन टू वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर जो 20,000 रुपए, यानी व्यापार क्रय की एंट्री करते समय वाई लिमिटेड ने लिखा कि भाई एक्स लिमिटेड से हमारे पास एक संपत्ति आई लोन टू वाई लिमिटेड, और लोन टू एक्स लिमिटेड ऑलरेडी वाई लिमिटेड की पुस्तकों में दिखा रखा है। तो अब इस व्यवहार की वैल्यू क्या हुई? शून्य। अर्थात वाई लिमिटेड को खुद से ही लेना है, खुद से ही देना है। तो लिहाजा एकीकरण के पश्चात ऐसा कोई भी अंतः कंपनी व्यवहार, चाहे वो लोन फ्रॉम लोन टू के रूप में हो, चाहे डेटर्स क्रेडिटर्स के रूप में हो, बीआर बीपी के रूप में हो, आगे 2 मदें और आती है कि स्टॉक संबंधी व्यवहार आता है और एक आता है इंटर कंपनी होल्डिंग से संबंधित। तो खैर कुल मिलाकर के ऐसे व्यवहारों को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में रद्द करने की प्रविष्टि की जाती है। अब कोई दायित्व का खाता खत्म कब होगा? जब दायित्व को डीआर करेंगे। संपत्ति का खाता खत्म कब होगा? जब उसको सीआर करेंगे। तो सिंपल एंट्री, बेसिक एंट्री जो है अंतः कंपनी व्यवहारों को रद्द करने की, जो केवल और केवल क्रेता कंपनी की पुस्तकों में की जाती है, बेसिक एंट्री है लायबिलिटी अकाउंट डीआर टू एसेट्स। अब यहाँ लोन फ्रॉम लोन टू को देखें तो लोन फ्रॉम एक्स लिमिटेड के रूप में यह दायित्व आया था, दायित्व था उस वाई लिमिटेड के रूप यहाँ, इसलिए इसको तो डीआर कर देंगे 20,000 रुपए से। और लोन टू वाई लिमिटेड के नाम से एसेट्स के रूप में खाता आया था, इसको सीआर कर देंगे। तो यह अंतः कंपनी लोन खत्म हो जाएगा। दूसरी एंट्री जो है आपको थ्योरी के बिंदु संख्या जो है बिना जो नीचे पैराग्राफ था उसमें आपको बताया था कि भाई एक्स लिमिटेड के लेनदारों में एक 10,000 रुपए की मत सम्मिलित है। एक्स के अगर लेनदार हैं तो जाहिर सी बात है वह वाई के क्या होंगे? देनदार। तो हमें लेनदार खत्म कब होंगे? जब लेनदार को डीआर, तो क्रेडिटर्स इन एक्स लिमिटेड अकाउंट डीआर 10,000 टू डेटर्स इन वाई लिमिटेड के नाम से यह खत्म हो जाएगा। और एक मत वहीं आपको आगे बताई थी। इसी प्रकार वाई लिमिटेड के देय बिलों में एक 4,000 रुपए की मत सम्मिलित है, यानी वाई के बीपी हैं 4,000 रुपए। तो बीपी इन वाई लिमिटेड अकाउंट डीआर, बीपी को डीआर करेंगे तो बीपी रद्द होंगे टू बीआर। तो वाई के बीपी हैं तो एक्स के जाहिर सी बात है बीआर के रूप में दिखाई गई होगी, तो टू बीआर इन एक्स लिमिटेड। इस तरीके से यह अंतः कंपनी व्यवहार रद्द हो जाएगी। अब हम बात करते हैं क्रेता कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि अपन ने कर दी। अब इसका चिट्ठा बना रहे हैं अपन, क्रय का चिट्ठे, क्रय के पश्चात चिट्ठा। सबसे पहले हमने दिखाया शेयर कैपिटल। जब आप बैलेंस शीट को देखें तो वाई लिमिटेड की अपनी शेयर कैपिटल दिखा रखी है 4 लाख रुपए, 10 रुपए वाले शेयर तो 40,000, और 2 लाख रुपए के शेयर जो है वह
विक्रेता कंपनी एक्स लिमिटेड को इशू किए। इस तरह से 4 लाख और 2 6 लाख, यानी 60,000 शेयर हो गए 10 रुपए वाले 6 लाख रुपए के। हम चाहें और उचित चाहें क्या उचित रहता है इसमें लिख देते 60,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, ब्रैकेट में आगे लिख सकते हैं आउट ऑफ विच 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इस बात का खुलासा हो जाता है भाई 2 लाख रुपए हमने जो है कैश के अलावा इशू किए हुए हैं। दूसरी बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में व्यापार क्रय के दौरान इसको जो है फायदा हुआ कैपिटल रिजर्व के रूप में वहां 80,000 रुपए क्रेडिट किए थे। और आप देखें तो वाई लिमिटेड की पुस्तकों में जनरल रिजर्व दिखा रखा है 1,20,000 रुपए का अपना। चूंकि क्रय की प्रकृति के एकीकरण में विक्रेता कंपनी के कोई भी संचय जो है क्रेता कंपनी नहीं लेती है सिवाय वैधानिक संचयों को, और उसके लिए भी एक अलग से एंट्री पास करती है एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट DR2 स्टेचरी रिजर्व। तो यहाँ कोई स्टेचरी रिजर्व नहीं था, इसलिए केवल 1,20,000 रुपये जनरल रिजर्व जो क्रेता कंपनी के अपना खुद का है वही दिखाएंगे। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है क्रेता ने विक्रेता को जो भुगतान किया 2 लाख रुपए के अंशों का, तो उन पर 20,000 रुपये प्रीमियम क्रिएट हुआ था, यह वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन ने दिखा दिया। इसके बाद आप चलेंगे नीचे क्रेडिटर्स। 60,000 रुपये के क्रेडिटर्स इन्होंने एक्स से लिए, 72,000 रुपये के अपने, 60 और 72 होते हैं 1,32,000। और चूंकि 10,000 रुपये के इंटर कंपनी क्रेडिटर डेटर्स थे तो 10,000 बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ऐसे अंत कंपनी व्यवहारों को रद्द करने के पश्चात चिट्ठे में से दोनों पक्षों में से घटा देंगे। तो क्रेडिटर्स के 10,000 रुपये यहाँ से कम कर दिए तो 1,32 में से 10 गए तो 1,22 यहाँ दिखा दिए। ऐसे ही जब डेटर्स दिखाएंगे तो वहाँ 10 कम कर देंगे। अब बात आती है बीपी और बीआर की। इंतर कंपनी बीपी बीआर थे आपके 4,000 रुपये के, और यहाँ वाई लिमिटेड की जो आपके पास चिट्ठा है क्वेश्चन फिगर है, उस चिट्ठी की क्वेश्चन फिगर देखें तो उसमें बीपी केवल वाई लिमिटेड के दिखा रखे हैं 8,000, और क्वेश्चन के लास्ट में जो दिया हुआ है उसमें उन्होंने साफ कहा कि 4,000 रुपये अंतर कंपनी है, तो 4,000 कम करके यहाँ बचे हुए 4,000 रुपये की बीपी यहाँ दिखा देंगे। और इस तरह से टोटल होगा 9,46,000 रुपये। बात करते हैं एसेट्स पक्ष की, संपत्ति पक्ष की। तो संपत्ति पक्ष को आप देखें तो नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के बारे में कोई सूचना अन्य नहीं है। 2,40,000 और 5 लाख दोनों का योग करें 7,40,000 रुपये दोनों कंपनियों की फिक्स एसेट्स का योग यहाँ दिखा देंगे। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तो उसमें सबसे इन्वेंट्री में स्टॉक जो है 40 और 60, एक्स का 40 वाई का 60 दोनों का योग 1 लाख रुपये यहाँ दिखा देंगे। फिर बात करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स और बीआर आते हैं। तो पहले बात करें डेटर्स की। एक्स के डेटर्स 50,000, वाई के 40,000, 50, 40, 90 में से अंतः कंपनी जो डेटर्स हैं वह 10,000 घटा दिए तो बाहर आपके 80,000 रुपये के आ जाएंगे। फिर बात आती है बीआर केवल एक्स लिमिटेड के हैं 10,000 रुपये के, वाई के अपने नहीं थे, और एक्स के बीआर जब इसके यहाँ आ गए 10,000 के, लेकिन उसमें से 4,000 रुपये अंतर कंपनी बीपीबीआर के रूप में रद्द किए तो 10 में से 4 गए। बीपी 8 के में से 4 घटा दिए, 4 के बीपी दिखा दिए, 10 के बीआर में 4 बीआर के रूप में घटा दिए तो यहाँ 6,000 रुपये हमने दिखा दिए। फिर बात आती है बैंक बैलेंस की। एक्स का यहाँ कोई पैसा था नहीं, वाई के यहाँ पर है 20,000 रुपये, वो यहाँ दिखा देंगे। और इस तरीके से यह योग हो जाएगा 9,46,000। ये नीचे आपको वर्किंग नोट दिखाया हुआ है, भाई कितने शेयर इशू करेंगे 10% प्रीमियम पर इशू होने, तो इस तरह से ये नेट एसेट टेकन ओवर कैपिटल रिजर्व की गणना मैंने आपको वर्बल बता दी थी, यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई सबसे पहले वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लोन टू वाई लिमिटेड, डेटर्स, बीआर, स्टॉक, ये वही एंट्री हैं, वही मदें हैं जिनको हमने व्यापार क्रय के समय डीआर किया, एसेट्स को डीआर किया तो 3,60,000 की एसेट थी। इसमें से क्रेडिटर्स लिए 60,000, जिसको हमने सीआर किया 60,000 घटा दिया, बचा 3 लाख, और 3 लाख की नेट एसेट्स को 2,20,000 रुपये में लिया जो परचेज कंसिडरेशन लिक्विडेटर और बाई लिमिटेड के नाम से क्रेडिट किया था, तो बाकी का डिफरेंस बचा 80,000 रुपये। 3 लाख की एसेट 2,20 में ली, लिहाजा 80,000 फायदा हुआ। यह कैपिटल रिजर्व के रूप में हमने क्रेडिट कर दिया था पहली एंट्री व्यापार क्रय के रूप में। तो मैं समझता हूँ कि यदि क्रय की प्रकृति का एकीकरण का ये लेखांकन का यह उदाहरण आप लोगों के समझ में आया होगा। धन्यवाद।